नमस्कार, मैं सुषमा घई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप 3 पेपर ए यूनिट 2 के टॉपिक फिजिकल डेवलपमेंट पार्ट 1 फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द न्यू बॉर्न पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट का अर्थ। शारीरिक विकास बालक में उम्र के अनुसार होने वाले जैविक परिवर्तन है जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में होते हैं। शारीरिक विकास का महत्व। शारीरिक विकास बालक के सामान्य व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन बालक के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थात शारीरिक विकास ये निर्धारित करता है कि एक निश्चित आयु में बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों पर पड़ता है और ये अभिवृत्तियां उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये समस्त प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण पड़ते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन, मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान में विकास, मांसपेशीय वृद्धि और विकास, शारीरिक संरचना और सामान्य शारीरिक दशा आदि। शारीरिक विकास में वृद्धि की गति हमेशा एक समान नहीं होती। ये कभी धीमी होती है तो कभी तीव्र। शारीरिक वृद्धि चक्र में 4 मुख्य अवधियां हैं, जिनमें 2 में वृद्धि दर या गति तीव्र होती है और 2 में शारीरिक वृद्धि की दर धीमी होती है, किंतु शारीरिक वृद्धि में हमेशा एक सामंजस्य होता है। यदि हम फिजिकल ग्रोथ साइकिल की अवधियों को देखें तो सबसे पहली अवधि है गर्भावस्था से जन्म के बाद आरंभिक 6 माह तक की। इस अवधि में फिजिकल ग्रोथ रेट रैपिड या तीव्र होती है। दूसरी अवधि है प्रथम वर्ष के अंत से 8 से 12 वर्ष या प्यूबर्टी तक की। इस अवधि में शारीरिक वृद्धि की गति धीमी होती है। तीसरी अवधि प्यूबर्टी से 15-16 वर्ष तक होती है और इस समय शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है। चौथी अवधि 16 वर्ष से परिपक्वता तक होती है और इस समय शारीरिक वृद्धि की गति धीमी होती है। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ साइकिल। वृद्धि चक्र के सामान्य प्रभाव। शारीरिक वृद्धि चक्र बालक के सामान्य व्यवहार और क्रियाओं को प्रभावित करता है। ये प्रभाव मुख्यतः एडजस्टमेंटल डिफिकल्टीज, एनर्जी लेवल, न्यूट्रिशनल नीड्स, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस और ऑकवर्डनेस के रूप में होते हैं। एडजस्टमेंटल डिफिकल्टीज या समायोजन संबंधी जटिलताएं। तीव्र वृद्धि के दौरान निरंतर किंतु नए नए समायोजन करने पड़ते हैं। यदि बालक इन समायोजनों को करने में असफल होता है तो उसे इमोशनल टेंशन होता है, जबकि धीमी वृद्धि की अवधि में वह सरलता से समायोजन कर लेता है। एनर्जी लेवल या ऊर्जा का स्तर। रैपिड ग्रोथ से ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जिससे बालक आसानी से थक जाता है और ये स्थिति उसे मूडी और इरिटेबल बनाती है, जबकि मंद वृद्धि खेल और अन्य गतिविधियों के लिए काफ़ी ऊर्जा बचाती है। न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशनल नीड्स पोषणीय आवश्यकताएं। रैपिड ग्रोथ के समय पोषणीय आवश्यकताएं अधिक होती हैं। यदि इस समय बालक उपयुक्त मात्रा और प्रकार का आहार नहीं लेते तो उनकी पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इससे शारीरिक विकास में बाधा आती है, उसकी लंबाई अवरुद्ध हो सकती है और शारीरिक ढांचा छोटा रह सकता है। मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। रैपिड ग्रोथ में होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योस्टेसिस का डिस्टर्बेंस भूख में कमी, सामान्य थकान, चिड़चिड़ापन और अनसोशल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ऑकवर्डनेस। रैपिड ग्रोथ अधिकांशतः अकुशलता के साथ होती है। वो बालक जो अब तक अपनी गतियों में अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाता था, अब क्लमजी हो जाता है।
उसकी गतियों में बेढंगापन और कुशलता में कमी देखी जा सकती है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की शारीरिक अभिव्यक्ति या विशेषताएं। जन्म के बाद की प्रथम अवस्था शैशवावस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसके 2 भाग हैं। पहला, आरंभिक शैशवावस्था, अर्ली इन्फेंसी। यह अवस्था जन्म से 14 दिन या 2 सप्ताह तक होती है। दूसरी अवस्था है उत्तर शैशवावस्था, जिसे बचपनावस्था भी कहते हैं, लेट इन्फेंसी और बेबीहुड। ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। आरंभिक शैशवावस्था पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाती है। इस समय शिशु को नियोनेट या न्यूबॉर्न इन्फेंट कहते हैं। इस अवधि में शिशु पूरी तरह से असहाय और पराश्रित होता है। साथ ही उसे नवीन वातावरण से समायोजन करना भी जरूरी होता है। जन्म के बाद शिशु को कई क्षेत्रों में समायोजन करने होते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंजेस के साथ समायोजन, तापमान परिवर्तन के साथ समायोजन। प्रीनेटल पीरियड में एमनियोटिक सैक में तापमान लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, जबकि जन्म के बाद पोस्टनेटल एनवायरनमेंट का तापमान मौसम या ऋतु के अनुसार इससे भिन्न होता है। शिशु को इस भिन्न तापमान से एडजस्ट करना होता है। समायोजन का दूसरा क्षेत्र है ब्रीदिंग या श्वसन। जन्म के पूर्व ऑक्सीजन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से मिलती है, किंतु जन्म के बाद शिशु को स्वयं स्वतंत्र रूप से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करनी पड़ती है। उसके प्रथम रुदन के साथ श्वसन आरंभ होता है और शुरू में श्वास क्रिया अपूर्ण और अनियंत्रित होती है। अगला क्षेत्र है समायोजन का पोषण, नरिशमेंट के साथ समायोजन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जन्म के पूर्व अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से शिशु को पोषण मिलता है, लेकिन जन्म के बाद उसे ये कार्य स्वयं करना पड़ता है। चूंकि जन्म के समय उसमें सकिंग एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, चूसने और निगलने की सहज क्रियाएं अल्प विकसित होती हैं, जिससे शिशु आवश्यक पोषण लेने में असमर्थ होता है और उसका भार कम हो जाता है। समायोजन का चौथा क्षेत्र है एलिमिनेशन या उत्सर्जन। जन्म के कुछ मिनट या घंटे बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, जबकि प्रीनेटल पीरियड में अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होते थे। अर्ली इन्फेंसी जो है, ये रेडिकल एंड डिफिकल्ट एडजस्टमेंट का टाइम है। इस अवधि में डिफिकल्ट एडजस्टमेंट के मुख्य 3 इंडिकेशंस, 3 संकेत देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है लॉस ऑफ वेट, भार में कमी। जन्म के बाद लगभग पहले सप्ताह तक शिशु का भार जन्म के समय के भार से कम हो जाता है, और जब शिशु नए वातावरण से एडजस्ट कर लेता है तो वह अपने खोए हुए भार को पुनः प्राप्त कर लेता है। समायोजन की जटिलता का दूसरा संकेत है डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसके अंतर्गत पल्स और रेस्पिरेटरी रेट का इरेगुलर होना, रिगर्जिटेट फूड्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और डेफिकेशन आदि देखने को मिलते हैं। इस तरह के व्यवहार के मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला, शिशु क्रेनियल सर्कुलेशन के कुछ डिस्टर्बेंसेस से पीड़ित होते हैं, और दूसरा, शिशु का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है, जो बॉडी होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है। इन वजहों से उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत जटिल समायोजन का है इन्फेंट मोर्टेलिटी या शिशु मृत्यु। हालांकि शिशु मृत्यु के कई कारण होते हैं या हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक नवीन वातावरण से समायोजन न कर पाना भी हो सकता है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द न्यूबॉर्न अर्थात शिशु की शारीरिक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है उसका बॉडी साइज या शारीरिक आकार, जिसके अंतर्गत आते हैं लंबाई और वजन। जन्म के समय शिशु की लंबाई 17 से 21 इंच होती है।
और वजन 6 से 8 पाउंड होता है। कुछ शिशुओं का वजन 3 से 4 पाउंड और कुछ का वजन करीब 12 से 16 पाउंड तक होता है। जन्म के बाद लगभग पहले सप्ताह में शिशु का भार जन्म के समय के भार से कम हो जाता है। भार में ये कमी कुछ आउंस से 1 पाउंड या अधिक भी हो सकती है। जब शिशु नवीन वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है तो वह अपने जन्म के समय के वजन को प्राप्त कर लेता है। जीवन के दूसरे सप्ताह के अंत तक अधिकांश शिशु अपने जन्म के समय के वजन को प्राप्त कर लेते हैं या वजन में कुछ वृद्धि तो दिखाते ही हैं। कुछ शिशुओं का वजन एवं लंबाई औसत से कम और कुछ का अधिक होता है, अर्थात शारीरिक आकार में व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। ये वंशानुक्रम के अलावा अन्य कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लेंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था की अवधि। गर्भावस्था की अवधि औसतन 9 माह या 280 दिन की होती है। जो शिशु इस अवधि में उत्पन्न होते हैं वे नॉर्मल फुल टर्म बेबी कहलाते हैं, किंतु कुछ शिशु इस अवधि से 2 सप्ताह या अधिक पूर्व उत्पन्न होते हैं, ये प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, और कुछ शिशु इस अवधि से 2 सप्ताह या अधिक बाद में उत्पन्न होते हैं, ये पोस्ट मैच्योर बेबी होते हैं। प्रीमेच्योर बेबी का वजन नॉर्मल फुल टर्म बेबी की अपेक्षा कम होता है। ये दुबले पतले होते हैं और नए वातावरण के साथ समायोजन में इनको ज़्यादा कठिनाई आती है, इन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। वहीं पोस्ट मैच्योर बेबीज नॉर्मल फुल टर्म बेबी की अपेक्षा वजन में अधिक होते हैं और ये नए वातावरण या पोस्टनेटल एनवायरनमेंट से शीघ्रता के साथ और सफलतापूर्वक समायोजन कर लेते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन, माँ का आहार। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में माँ का आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका संबंध जन्म के समय शिशु के आकार से होता है या इसका संबंध शिशु के बर्थ साइज से होता है। पुअर डाइट से शिशु स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं और उनका वेट और लेंथ दोनों ही कम होती है। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति माँ के आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रभावित करती है। अतः पुअर फैमिलीज में शिशु प्रायः स्लाइटली बट सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होते हैं। फैमिली साइज, परिवार का आकार। बड़े परिवारों में बाद में उत्पन्न होने वाले शिशु, खासकर यदि वे ओल्डर सिबलिंग के जस्ट बाद होते हैं, तो वे ओल्डर इन्फेंट की अपेक्षा स्मॉलर होते हैं या छोटे होते हैं, कारण कि यह स्थिति माँ की जनरल हेल्थ कंडीशन को प्रभावित करती है। ऑर्डिनल पोजीशन या जन्म क्रम। फर्स्ट बॉर्न इन्फेंट्स बाद में उत्पन्न होने वाले इन्फेंट्स की अपेक्षा शॉर्टर या छोटे होते हैं और इनका भार या वजन कम होता है। फीटल एक्टिविटी, गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता। यदि गर्भस्थ शिशु अत्यधिक क्रियाशील होता है तो जन्म के समय वह अपनी शारीरिक लंबाई के लिए अंडरवेट होता है और दुबला पतला दिखता है। सेक्स या लिंग। मेल इन्फेंट्स फीमेल इन्फेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा भारी और अधिक लंबे होते हैं। दूसरी विशेषता है फिजिकल प्रपोर्शन, शारीरिक अनुपात। शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क से एकदम भिन्न होता है। जैसे जन्म के समय सिर शारीरिक लंबाई का 21 से 25% या 1/4 होता है। बेबीज आर टॉप हैवी। बेबीज का जो सिर होता है या शिशुओं का जो सिर होता है वो हैवी होता है, भारी होता है। वयस्क के सिर से मुख्य अंतर आंखों के ऊपर क्रेनियल क्षेत्र के आकार में होता है। सिर का क्रेनियल भाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है और
क्रेनियम और चेहरे के बीच 8:1 का अनुपात होता है। जन्म के समय सिर की आकृति टेम्परेरली एंड स्लाइटली मिसशेपन होती है, अर्थात सिर की आकृति अस्थायी रूप से थोड़ी खराब होती है, जो कुछ समय बाद स्वतः ही ठीक हो जाती है। जन्म के वक्त सामान्यतः सिर का घेरा 33 से 36 सेंटीमीटर होता है। शिशु की खोपड़ी की अस्थियों के बीच झिल्लीदार अंतर होते हैं, जो सॉफ्ट स्पॉट्स या फॉन्टेनल्स कहलाते हैं। ये गड्ढे की तरह और स्पष्ट होते हैं। इनमें अगला डायमंड शेप्ड और पिछला ट्रायंगुलर शेप्ड फॉन्टेनल आकार में अन्य से बड़े होते हैं। चेहरा। सिर की अपेक्षा चेहरा बहुत छोटा और चौड़ा होता है। जन्म के बाद शुरू में चेहरे में सूजन होती है, साथ ही आंखें सूजी हुई अर्थात पफी आईज होती हैं, जो जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। नाक छोटी और लगभग चपटी होती है। चिन्ह या ठोड़ी आनुपातिक रूप से बहुत छोटी होती है। धड़। नवजात शिशु की गर्दन बहुत छोटी या नहीं के बराबर होती है, जो मुश्किल से दिखाई देती है। कंधे सकरे और ऊंचे, पेट बड़ा और उभरा हुआ होता है। भुजाएं एवं टांगे। शारीरिक अनुपात में हाथ और पांव बहुत छोटे होते हैं। उंगलियां छोटी और नर्म होती हैं। मांसपेशियां। ये छोटी, कोमल और अनियंत्रित होती हैं। इनमें कोई समन्वय नहीं होता। शरीर की अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा गर्दन और टांगों की मांसपेशियां कम विकसित होती हैं। जन्म के समय मांसपेशियों का भार शारीरिक भार का 23% होता है। अस्थियां। जन्म के समय कंकालीय ढांचा मुलायम और लचीला होता है और बोन्स के बीच परस्पर कसाव ढीला होता है। शिशु की अस्थियां नर्म और स्पॉन्जी होती हैं। ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। त्वचा। शिशु की त्वचा कोमल और ब्लॉची होती है। कई नवजात शिशुओं में माथे, पलकों और गर्दन में लाल धब्बे स्टॉर्क बाइट्स होते हैं, जो कुछ समय पश्चात कम हो जाते हैं। उसके शरीर पर कोमल बाल लेन्युगो होते हैं, जो फर्स्ट हेयर्स होते हैं। ये खासकर माथे, कान, पीठ और कंधों पर अधिक होते हैं। ये भी कुछ सप्ताह में डिसअपियर हो जाते हैं। जन्म के समय सिर कोमल बालों से ढका हो सकता है या गंजापन भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न। नवजात शिशु के शारीरिक प्रकार। नाड़ी गति। जन्म के समय नवजात शिशु की नाड़ी गति 130 से 150 प्रति मिनट होती है और कुछ दिनों बाद वह 117 प्रति मिनट रह जाती है। शिशु की नाड़ी गति उसकी अवस्था से प्रभावित होती है। जैसे रोते समय ये बढ़ जाती है और लगभग 218.2 तक हो जाती है, और सोते समय ये कम हो जाती है और इस समय ये मात्र 123.5 तक हो जाती है। श्वसन दर। जन्म के समय श्वसन दर 35 से 45 प्रति मिनट होती है, जो कुछ समय बाद घटकर 27-28 रह जाती है। आरंभ में श्वास गति तीव्र और अनियमित होती है। तापमान। नवजात शिशुओं का तापमान भले ही वे स्वस्थ हों, वयस्कों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है और परिवर्तनशील भी होता है। भूख और उत्सर्जन। जन्म के समय चूसने और निगलने की सहज क्रियाएं अल्प विकसित होती हैं, उनमें समन्वय नहीं होता। शिशु की भूख तीव्र होती है, जो बहुत थोड़े से दूध से थोड़ी देर के लिए मिट जाती है, अतः शुरू में उसे बार बार फीडिंग की आवश्यकता होती है। दूध उलटना और उत्सर्जन फ्रीक्वेंट या बार बार देखने को मिलते हैं। नींद। शिशु एक दिन में 15 से 20 घंटे सोता है, किंतु लगातार नहीं सोता, वह थोड़ी थोड़ी देर में जागता है। भूख, पीड़ा और कष्ट में उसकी नींद खुल जाती है। सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ द न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यता अर्थात बाह्य वातावरण में संवेदी सूचनाओं के प्रति संवेदनशीलता।
शिशु दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद के संवेदी अंगों के साथ उत्पन्न होता है। ये सभी समान रूप से विकसित नहीं होते। दृष्टि या विजन, जन्म के समय रेटिना में रॉड्स और कोन्स की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि वयस्क व्यक्तियों में होती है, किंतु कोन्स पूर्ण विकसित न होने से उसे रंग की संवेदना नहीं होती। अतः कह सकते हैं कि जन्म के समय वह आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड होता है। स्मिथ के अनुसार शिशु 7वें या 9वें दिन रंग के प्रति प्रतिक्रिया आरंभ कर देता है। रॉड्स अपेक्षाकृत विकसित होते हैं, किंतु ये पेट बिंदु के आसपास के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। इससे शिशु का दृष्टि क्षेत्र सीमित होता है, उसकी दृष्टि धुंधली होती है जिसे हम ब्लर्ड विजन कहते हैं। इस बात के प्रमाण है कि शिशु प्रकाश में अंतर के प्रति प्रतिक्रिया देता है। आंखें आकार में परिपक्व लगती हैं, किंतु उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण और समन्वय नहीं होता। स्वाद, क्योंकि गालों और जीभ की सतह पर स्वाद कलिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं और स्वाद की संवेदना गंध द्वारा प्रभावित होती है, अतः शिशु सभी तरह के स्वादों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है। मीठी वस्तुओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे चूसने की क्रिया, शरीर को शिथिल कर लेना और तीखी, खट्टी, नमकीन चीजों के प्रति रोना, आंखें बंद कर लेना, मुंह बनाना और उगलने का प्रयास आदि दर्शाता है। घ्राण, जन्म के समय ये संवेदना स्पष्ट रूप से विद्यमान होती है। असुखद उत्तेजना के प्रति रोने, सिर फेर लेने और बचने के प्रयास द्वारा तथा सुखद उत्तेजना के प्रति चूसने और शरीर को शिथिल करने के द्वारा इनमें भेद कर सकने की क्षमता व्यक्त होती है। श्रवण, जन्म के समय अन्य संवेदनाओं की अपेक्षा श्रवण संवेदना सबसे कम होती है। इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला, मध्य कर्ण में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होने से ध्वनि तरंगे आंतरिक कर्ण तक नहीं पहुंच पाती। जन्म के बाद जब ये द्रव बाहर निकलता है तभी वह सुन पाता है। दूसरा, आंतरिक कर्ण में उपस्थित श्रवण संवेदी नाड़ी पूर्ण विकसित नहीं होती। अतः शिशु में जन्म के एकदम बाद ये संवेदना नहीं होती, वरन कुछ घंटे या दिनों बाद होती है। अन्य ध्वनियों की अपेक्षा शिशु ह्यूमन वॉइस के प्रति अधिक प्रतिक्रिया दिखाता है। त्वक संवेदना या स्किन सेंसिटिविटी, स्पर्श, ताप और पीड़ा के संवेदी अंग जन्म से ही पूर्ण विकसित होते हैं। शिशु की त्वचा पतली होने से संवेदना वयस्कों की अपेक्षा एकदम स्पष्ट होती है। यद्यपि नवजात शिशु के पूरे शरीर में ये संवेदनाएं व्याप्त होती हैं, किंतु स्पर्श की संवेदना होठों में और तलवों में, जांघ, धड़ और भुजा की अपेक्षा अधिक होती है। उष्ण की अपेक्षा शीत के प्रति या ठंडे तापमान के प्रति शिशु अधिक संवेदनशील होता है। पीड़ा की संवेदना जन्म के बाद आरंभ के 1-2 दिन तक क्षीण होती है। होठ, हथेली, तलवों, पलक और नाक की झिल्ली अधिक संवेदनशील होती है। आंगिक संवेदना या ऑर्गेनिक सेंसिटिविटी अर्थात भूख प्यास की संवेदना जो जन्म से ही विद्यमान होती है। थैंक यू।